जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 46 चलेगा और साथियों इससे पहले आपका टोटल 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और अगर इनमें से कोई प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है तो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाना है। यहाँ पर देखिए चैनल के अंदर आ जाना है और ये है प्लेलिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चौथा नंबर जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको सब वीडियो मिल जाएगा। 45 सेट, टोटल 45 सेट है, मिल जाएगा। और सभी सेट का जो PDF है वो आंसर के साथ इस बैच में अपलोड कर दिया गया है। इस बैच में आपको डेली क्लास का नोट्स भी दिया जाता है जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, और टोटल जो है 20 नोट्स हम डाल चुके हैं। तो आप लोग देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए है, तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा देखिए, महाभियोग की बात करें, अगर भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो इसके बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। यानी कि आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये आपका क्लास का समय है, साइंस का क्लास आपको शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको रात 8 बजे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है। चलिए आपको DRDO का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आता है DRDO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में, नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, समीर वी कामत। एक है इसरो का भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए सिख धर्म के बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि इसमें टोटल 10 गुरु है। और 10 गुरु में से जो पहला गुरु है कौन है, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपके एग्जाम में आ भी चुका है। तो याद रखिएगा 1469 में गुरु नानक देव का जन्म कब होता है, 1469 में। कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के तलवंडी में, पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म होता है 1469 में। वर्तमान में तलवंडी का नाम क्या है, ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर और सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में 1666 में। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम आपको बता दिए हैं। तो सिखों को एक सैनिक एवं
लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है गुरु हरगोविंद को। किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? चलिए बताइए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये क्वेश्चन जो है इस बार भी एग्जाम में आया था। ठीक है, बिहार सिविल कोड का जो एग्जाम हुआ हमने वहाँ पर भी बताया था। बिहार सिविल कोड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? चलिए बताइए, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, दारा शिकोह। ठीक है, औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, इसने ही उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। उपनिषद की बात करें तो हमारे कितने उपनिषद है? टोटल 108 उपनिषद है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। वेद कितने हैं? 4 वेद है। वेदांग कितने हैं? तो टोटल 6 वेदांग है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है और 6 वेदांग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत सरकार के रक्षा सचिव कौन है? तो ये भी हमने आपको बताया था, डोभाल जी है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है किसके द्वारा निर्मित कराया गया? चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और 2025 में, ठीक है, 2025 में 100% बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग आज से और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, डेली क्लास को कीजिए। और जिसका भी क्लास छूटा हुआ है हमने आपको बता दिया प्लेलिस्ट के बारे में, प्लेलिस्ट में आपको सब क्लास मिल जाएगा। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? इसका आंसर है राणा कुंभा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए आंसर। और साथियों, सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका आंसर है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पूछे विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को पूछे बिहार दिवस। और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी पूछे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 25 जनवरी पूछे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब? 25 जनवरी को। ठीक है, तो जो भी बता रहे सभी को आपको ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी और किनके बीच ये संधि होती है? पुरंदर की संधि। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? राजा। बताइए राजा क्या हो जाएगा? जय सिंह। राजा जय सिंह। ठीक है, शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के बीच में 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। तो ये आपको डेट भी याद रखना बहुत ही जरूरी है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, आपसे पूछ सकता है 1665 में। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में
महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड रिपन की बात करें, इसके समय में 1881 में क्या हुआ था? भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में, और इसी रिपन के काल में 1882 में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको रद्द किया गया था। यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया था किसने? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था 1878 में, और 1882 में रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसके काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा आपका होगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? और देखिए जो भी आपका क्लास बंद है, जैसे आपका 1-2 जनवरी पार होता है नया साल में, ठीक है, तो फिर से आपका सब क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बिहार एएसआई के लिए जो क्लास चल रहा था वो अभी बंद है, वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, और प्रयास करेंगे जो आप कमेंट कर रहे हैं कि दरोगा के लिए भी स्टार्ट कीजिए, तो सब कुछ आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, इंतजार कीजिए। तो कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए ये भारत का जैसे कि मैप है, तो जितनी भी नदियाँ अरब सागर की ओर बहती है, ठीक है, वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है, वो हमेशा एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, अक्सर यही दोनों एग्जाम्पल में आता है। तो नर्मदा ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। जबकि गंगा, कृष्णा, कावेरी ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, और ये अपना जल अरब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी को क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, अगर की लगा रहे तो की से कावेरी, तो दक्षिण की गंगा कावेरी। लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, तब आपको आंसर करना है गोदावरी, ठीक है। तो दक्षिणी गंगा पूछे गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे कावेरी, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जिसमें की लगा रहे उसमें आपको कावेरी बोलना है, क्योंकि की में भी क है, कावेरी में भी क है। तो दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो काफ़ी बार हम बता चुके हैं, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। देखिए हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। क्या है? तिब्बत में है मानसरोवर झील, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील के पास है आपका एक ग्लेशियर, उसका नाम क्या है? तो चेमा युंगडुंग, काफ़ी बार बता चुके हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में, और यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, और जब ये भारत में मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब उसका नाम क्या बन जाता है? याद रखिएगा, दिहांग। क्या बन जाता है? दिहांग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? इसके बारे में भी काफ़ी बार बता चुके हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में।
कहाँ पर? देवप्रयाग में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। लैगून क्या है? चलिए बताइए, लैगून क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए डेली हम बिहार पुलिस बैच के बारे में बताते हैं, फिर भी आप लोग व्हाट्सएप पे बार बार पूछते रहते हैं। तो देखिए फिर से नंबर हम लिखा देते हैं 9631887058। ठीक है, इस पर आपको मैसेज कर देना है कि बिहार पुलिस का कोर्स चाहिए, तो आपको एक वीडियो भेज देंगे, उसको वीडियो को देख लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो लैगून क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा लैगून आपका एक प्रकार का झील है, एक प्रकार झील का नाम है लैगून। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र। जायकवाड़ी परियोजना पूछे किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर, ये बता चुके हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? इसका आंसर है बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। चलिए, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? चलिए इसमें ज़्यादा समय का बर्बाद नहीं करेंगे, कपिल देव ने। किसने लिखा है? कपिल देव ने। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी हम बता चुके हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा 29। बताइए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? चलिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, 6 श्रेणियां होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन बनता है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? मदर टेरेसा को कब दिया गया था? सब डेट बता चुके हैं, और सब डेट को हमने नोट्स में भी लिखकर आपको दे दिया है। तो जो नोट्स आपको डेली देते हैं उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब नया नाम दिया गया है एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक के बारे में कई बार बता चुके हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अच्छा, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का तो चीन के संघाई शहर में एनडीबी का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 22 के लिए आंसर फटाफट से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, बांदीपुर की बात करें तमिलनाडु, ये गलत है। हमने कई बार आपको बताया है, बांदीपुर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में है बांदीपुर अभ्यारण्य, तो ये तो आपका गलत है। मानस की बात करें, ये भी आपका गलत है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। मानस और एक बताया था हमने, कौन सा बताया था? मानस और काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा यहाँ पर लिख देते हैं। मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में हैं,
और काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सिमलीपाल यहाँ पे दिया हुआ है असम, ये भी आपका गलत है। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। अच्छा, भितरकनिका कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में है। गाहिर माथा कहाँ पर है? उड़ीसा में। नंदनकानन अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये सब बता चुके हैं। गिर अभयारण्य कहाँ पर है? जो कि एक एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर ये आपका गुजरात में है। तो 3 गलत है, तो बचा आपका कौंडिन्य। क्या बचा? कौंडिन्य। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 31। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है नंबरिंग में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? चलिए इसको इग्नोर कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 नहीं होना चाहिए, 23 या 24। ठीक है, तो कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कैलोरी। कैलोरी और जूल ये ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो कार्य के बारे में यहाँ पे देखिए दिख गया डी ऑप्शन ही असत्य है, क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है। कार्य क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। बाकी सभी सही है। इसकी इकाई जूल है। किया गया कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, बिल्कुल सही है। ये सब सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये सदिश राशि है, बिल्कुल गलत है। कार्य जो है आपका अदिश राशि है। चलिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए साथियों, स्टेथोस्कोप जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है स्टेथोस्कोप। अच्छा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, इसको प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। हीरा भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य को करता है। चलिए आगे देखते हैं। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये एक परिभाषा है जो कि एक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका अवोगाड्रो का नियम। ये कहता है अवोगाड्रो का नियम। चलिए आगे देखिए। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए कल ही शायद हमने आपको बताया था समभारिक और समस्थानिक। तो जैसे हमने लिखा था हाइड्रोजन का समस्थानिक H11, दूसरा था H12, तीसरा है H13। तो यहाँ पर देखिए सभी में परमाणु संख्या क्या है? 1 है। यही बोला गया है। यहाँ पे बोला गया अलग अलग परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है? परमाणु संख्या सभी का यहाँ पर देखिए सब सेम है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। 1, 2, इसमें 3। तो जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो तो ये कहलाता है समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। लेकिन समभारिक में उल्टा हो जाता है। समभारिक में ऊपर जो द्रव्यमान संख्या है यही समान होता है, जबकि नीचे जो है ये परमाणु संख्या अलग अलग होता है। तो वही बोला गया अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या, तो ये आपका कहलाएगा समभारिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमने ये भी क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर जीवाश्म की आयु का पता लगाना है उसके लिए किस का इस्तेमाल करते हैं? थायराइड कैंसर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैंसर के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये सब हमने बता रखा है। कल ही हमने बताया था शायद साइंस क्लास में, आप लोग देख सकते हैं, जो 7:30 बजे क्लास आपका होता है। तो चलिए आज आपका इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।